नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही खास विषय आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज के क्या विषय रहेंगे, आइए उस पर नजर डालते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही आपको जानकारी देंगे मंजर निकलते समय आम के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क नंबर, इस पर कॉल करने के लिए आप ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर A.K. मिश्रा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मिश्रा आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र नवादा बिहार से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह आपका भी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की जिसके तहत ना सिर्फ प्रति बूंद अधिक उपज हम ले सकें बल्कि हर खेत को पानी मिले और कैसे जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर जल है तो जीवन है, इसको और सार्थक करती है ये योजना। इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बदलाव जो है वो कृषि क्षेत्र में आया है इस योजना की वजह से। और आज के समय किसानों की अगर बात की जाए तो कितने जागरूक हुए और कितना लाभ इससे मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है सन 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो विभिन्न विभागों के द्वारा जो सिंचाई के लिए या जल संसाधनों के डेवलप विकास के लिए या संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे थे उन सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और जितना भी हमारे देश में कृषि योग्य क्षेत्रफल है जो कि पहले मानसून पे ज़्यादातर निर्भर करता था, अभी तक हम पूरा अपना जो कर्षित क्षेत्रफल है उसको सिंचाई पे नहीं ला पाए थे, उसमें हर खेत को पानी देना एक हमारा उद्देश्य इस सिंचाई योजना के तहत रखा गया था जी। और तीसरी बात ये थी कि जो पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी हम देख रहे थे, जो सिंचाई में जो विधियां उपयुक्त की जा रही थी जी, उनमें सिंचाई की बहुत दक्षता कम थी। तो सिंचाई दक्षता बढ़ा करके हम इस योजना का उद्देश्य यही था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि जल की उत्पादकता में वृद्धि करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है जी। प्रति बूंद अधिक उपज देखिए हम ले सकें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और ये सार्थक भी हो रहा है। हमारे जो किसान हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन ले रहे हैं और इसके साथ साथ पानी की बचत भी कर रहे हैं। इस योजना से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पानी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है और सरकार इस ओर खास ध्यान दे रही है। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। वो कृषि क्षेत्र जो ऊंचाई वाले स्थान पर है उसके लिए केंद्र सरकार 90% खर्च और राज्य सरकारें 10% खर्च वहन करती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीकरण किया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आप चाहे तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है।
ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी बात की जा सकती है। तो जाना आपने किन उद्देश्य को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई थी और काफ़ी हद तक जो उद्देश्य हैं हम कह सकते हैं उनमें सफलता भी मिली है और लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक संदेश जो है वो ना सिर्फ किसानों तक जाए बल्कि हर एक नागरिक तक जा सके कि कैसे हर एक जो बूंद है वो कितनी मूल्यवान है और उसके ज़रिए कितना लाभ हमें आने वाले समय में मिल सकता है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह का भी। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे अभी का जो समय चल रहा है और ख़ासतौर से हमारे जो किसान आम की बागवानी भी करते हैं, मंजर की अगर बात की जाए किस तरह की स्थिति अभी इन दिनों रहती है और कैसे इस दौरान सावधानी की अगर बात की जाए, प्रबंधन की बात की जाए, कौन कौन सी मुख्य बातें जिनका ख्याल रखना चाहिए? किसान भाई को इस समय देखने की जरूरत है कि जैसे अभी बहुत ही कोहरा पड़ रहा है, बहुत ही ठंडा ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो किसान भाई को ये देखना होगा कि पूरे बाग में एक बार घूमें, कंप्लीट बाग के में मुआयना करें और पूरे बाग की एक बार जुताई जरूर कर दें, हल्की सिंचाई करके जुताई कर दें, क्योंकि सिंचाई जो होता है अभी पौधे के अमृत का काम करता है। सिंचाई करने से क्या होगा कि जो कोहरे का असर है वो भी कम होगा और पूरी जुताई हो जाने से खेत में जितने भी कीड़े मकोड़े खेत में मौजूद होते हैं, जिसके लार्वा अंडा मौजूद होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे और भविष्य में होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरी बात किसान भाई को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी जो सिंचाई करेंगे, इस सिंचाई के बाद वो किसान भाई सिंचाई को बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद सिंचाई जब आम में मटर के आकार के दाने का आम बन जाए तब सिंचाई करेंगे। इस बीच में हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे किसी भी अवस्था में जी, क्योंकि इसको कहते हैं सिंचाई का शौक लगना पौधे को। इससे क्या होगा, मंजर अच्छे से निकलता है। तो ये किसान भाई इसको बेसिक रूप से अभी जरूर से ध्यान दें। चलिए, मुख्य बातें प्रक्रिया होती है जो हम लोग आगे बातचीत करेंगे, दवाई के छिड़काव की प्रक्रिया है जो हम आगे बातचीत करेंगे। चलिए, बिल्कुल विस्तार से इस बारे में जानेंगे आपसे और किस तरीके की जो कृषि कार्य हैं वो हमारे किसान इन दिनों कर सकते हैं, आम की जो बागवानी करते हैं। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। इस महीने आम के पेड़ों पर बोर आना शुरू हो जाती है। ऐसे में समय लगने वाले बोरों का ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं पर फलों का उत्पादन निर्भर करेगा। अच्छी पैदावार लेने के लिए अभी से आम के बागों की देखभाल करना शुरू कर दें। थोड़ी सी चूक या लापरवाही आम पर रोगों और कीटों के हमले को बढ़ावा दे सकती है। आम पर भुनगा कीट का प्रकोप जनवरी और फरवरी से शुरू हो जाता है। भुनगा कीट आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के लार्वा और वयस्क कीट नरम पत्तियों और पुष्प क्रमों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा 100 से 200 तक अंडे नई पत्तियों और मुलायम प्रहुओं में देती है और इनका जीवन चक्र 12 से 22 दिनों में पूरा हो जाता है। इसका प्रकोप जनवरी और फरवरी से शुरू हो जाता है। आम को भुनगा कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस रसायन की 4 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर या कार्बोरिल 0.2% का छिड़काव करें। इसके अलावा बिवेरिया बेसियाना फफूंद के 0.5% घोल या नीम तेल 3000 ppm प्रति 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी राहत मिल जाएगी। छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। आम के शूट गॉल कीट से फसल को बचाने के लिए इस महीने गांठ से नीचे थोड़ी सी पुरानी लकड़ी को काट दें, साथ ही पुष्प क्रमों को भी काटें। इस मौसम में पौधों, खासकर नए लगाए बागों को पाले से बचाएं। नर्सरी में लगे पौधों को पाले से बचाने के लिए छप्पर से ढकें। छोटे पौधों को भी पुआल से ढकें। पाले से बचाव के लिए बाग में समय समय पर हल्की सिंचाई करें। बागों की निराई गुड़ाई और सफाई करें। तो जाना आपने आम के बागों में किस तरह की देखभाल की अभी आवश्यकता है और कैसे अगर आप आज के समय से ही इसकी देखभाल शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में जो फलन है वो कितना अच्छा आपको मिल पाएगा। इसके साथ ही जो मुनाफा है वो भी आपका बढ़ सकेगा। ना सिर्फ मुनाफा बढ़े बल्कि इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपनी लागत को कम कर पाएँ। और जब सिंचाई की हम बात करते हैं तो जब से डॉक्टर मिश्रा हम देख पा रहे हैं इस योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से हम कह सकते हैं जो लागत है वो किसानों की कम हुई है, साथ ही जो पानी है उसकी भी बचत हम कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब खुला पानी
लगाया जाता है तो आप चाहे बिजली से मोटर चलाएं या फिर डीजल से चलाएं, उसमें खर्चा तो होता ही है। और जिस प्रकार से डीजल के दाम हैं तो उसमें प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर सिंचाई करने की लागत बहुत आती है। और यदि आप नए तरीके के जो सिंचन तंत्र हैं, यानी कि ड्रिप है या स्प्रिंकलर सिस्टम है, जिनकी दक्षता लगभग 75% है, स्प्रिंकलर में तो 75% है और ड्रिप में 85% से 90% तक दक्षता प्राप्त होती है, तो यदि आप उन संयंत्रों का इस्तेमाल करेंगे और सिंचाई की जल की मात्रा बहुत कम हो जाएगी तो आप निश्चित तौर पे बहुत सारी बचत कर पाएंगे। और यदि आप सिंचाई में बचत करेंगे तो किसान के लाभ में ही जुड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ आपकी बचत होगी, दूसरी तरफ जो मुनाफा है उसमें इजाफा हो सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, एक नियमित दर्शक हमारे इस कार्यक्रम के। नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि जब ये बौर बनते हैं, जिसे कूच, पहले तो कूच आती फिर बौर बनना स्टार्ट होता है, इसमें सफेद गुजिया टाइप की होती है, चूना की तरह होती है, वो हमारे जो है आंबों के गुज्जों को खराब करते हैं। दूसरी चीज भी भुनका लगता है। तीसरी जो ये जमता होता है लाल चीता जिसे बोलते हैं, उसका आक्रमण रहता है। इन तीनों चीजों से किस प्रकार से निजात पाए? दूसरी चीज, हमारे में 3 प्रकार के आम होते हैं, ये तो अगेती, फिर एक मध्य वाला, एक बीच वाला, तो इनको तीनों किस्मों के किस प्रकार से रख रखाव रखें? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर रंजन क्या जानकारी देना चाहेंगे नंद स्वरूप जी को? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है किसान भाई ने। किसान भाई को मैं एक बेसिक डेटा बताना चाहता हूँ। जैसे अभी किसान भाई का दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी का समय चल रहा है, अभी तुरंत किसान भाई करीब 2 दवा का मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, 15 दिन अंतराल पे दोनों का छिड़काव करें। पहला दवा जो है इमिडाक्लोपिड, जो 5 मिलीलीटर 15 लीटर का एक टंकी बना ले, जिसमें 5 मिलीलीटर इमिडाक्लोपिड और 30 ग्राम सल्फेक्स, ये फफूंदनाशक दवा और कीटनाशक दवा का मिश्रण मिला करके पौधे के ऊपर पूरा छिड़काव करें। और इसके 15 दिनों के बाद दूसरा कीटनाशक और दूसरा फफूंदनाशक का मिश्रण का छिड़काव करें। उसका नाम है थायमेथ्जाम, उसकी भी 5 ग्राम दवा और कार्बेंडाजिम के 30 ग्राम दवा 15 लीटर टंकी में बना के छिड़काव कर दे। ये 2 बेसिक छिड़काव करने से होता क्या है कि आगे जितने भी होने वाले कीड़े मकोड़े हैं या फफूंद वाली बीमारी है, उसका 70 से 80% निजात हो जाता है। और एक किसान भाई ने जो बोला कि कीटे भी लग जाते हैं, बहुत सारे कीड़े नीचे से जमीन के उससे ऊपर की ओर जाते हैं जी। तो किसान भाई को मैंने अभी सलाह दी थी कि खेत की अभी अच्छे से जुताई कर दें और खेत की जुताई करने के बाद तने के ऊपर में 10 सेंटीमीटर ऊपर एक पूरे प्लास्टिक की पट्टी लगा करके उसको बांध दें और कोई भी जला हुआ मोबिल या डीजल से उसके लेप कर दे। तो इससे क्या होगा, नीचे से जो कीड़े मकोड़े ऊपर जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे। ये 2 बेसिक काम वो कर दे तो उनका 70 से 80% उनके कीड़े का कंट्रोल हो जाएगा, अगर वो रासायनिक नियंत्रण करते हैं तो। डॉक्टर साहब, जैविक नियंत्रण की अगर बात की जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसा भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं अभी जैविक खेती के ऊपर, तो किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा, जैविक खेती अगर वो करना चाहते हैं, जैविक आम का उत्पादन करना चाहते हैं, तो नीम तेल का उपयोग करें। निम्बिसाइड जो नीम तेल होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से वो उसका छिड़काव हर एक 15 दिन के अंतराल पर वो करें, मंजर आने के पहले तक जी। ये भी नियंत्रण करने का उपाय है। दूसरा देसी उपाय है कि गौमूत्र अगर हमारे पास उपलब्ध है तो गौमूत्र का 1/10वां भाग यानी 1 लीटर पानी में 10 ml गौमूत्र डाल करके पौधे के ऊपर का छिड़काव करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े का नियंत्रण लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। जो प्राकृतिक खेती में हमारे किसान लगातार जिसे अपना भी रहे हैं, ये इस तरह की सावधानी, और लगातार देखिए अब जो ना सिर्फ जो किसान हैं वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, बल्कि सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो सकें। यहाँ डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं सिंचाई की वो हमारे पास हैं, लेकिन हमारी जो अभी मुख्य फसलें लगी हुई हैं, सरसों की बात की जाए, गेहूँ की बात की जाए, तो क्या इन फसलों में भी संभव है कि हम जो सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियाँ हैं उनका इस्तेमाल कर पाएँ? जी हाँ, बिल्कुल। अब जो है समय आ गया है कि किसान भाई नई तकनीकियाँ और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जो कि ज़्यादा दक्षतापूर्ण है उनका ही प्रयोग करें, बल्कि अगर वो पुरानी पद्धतियाँ छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपने पूछा है कि ये जो नई जो फसलें हैं जैसे गेहूं और सरसों हैं, यह बिल्कुल सही बात है। इनमें और बाकी और भी बहुत सारी फसलों में इन पद्धतियों का इस्तेमाल अब पूरी तरीके से हो रहा है और किया जा सकता है जी। फसल की बढ़वार की अवस्था, उसकी वाटर डिमांड और जिस मृदा में जिस तरीके की मिट्टी है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कितना वो जल धारण कर सकती है, उसके अनुसार पद्धति का चुनाव कर सकते हैं।
और अगर देखा जाए तो पुष्पन की अवस्था को छोड़ दिया जाए तो जबकि जैसे सरसों की फसल में फूल आते हैं और काफ़ी दिनों तक वो अवस्था चलती रहती है, या गेहूं की फसल में जब पुष्पन की अवस्था आती है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी समय में आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं जी। और ड्रिप का इस्तेमाल भी आजकल मान्य हो गया है और गेहूं सहित अन्य फसलों में भी ड्रिप का भी इस्तेमाल अब प्रारंभ हो गया है और अधिक जल मांग वाली फसलों में भी ये देखा गया है कि ये सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फतेहाबाद हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो धर्मवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही है आपको? सर जी, हमने आम के पौधे लगाए जी। हमने आम के पौधे लगाए सर जी। हाँ सर, देख रहा हूँ। जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें, बेहतर ढंग से आपको सुन सकेंगे आप। लगातार सभी दर्शकों से हम यही अपील करते हैं, जब भी आप सवाल पूछें तो टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखें, जिससे आपका सवाल सुनने में हमें आसानी हो सके। और जी जी। अच्छा जी धर्मवीर जी। सर हमने अभी 10 बूटे लगा रखे हैं आम के। जी। कोई किसी मार्केट लिए पूछ रहे हैं क्या दवाई पानी कुछ, उसके लिए आप जानना चाह रहे हैं कि अच्छी बढ़वार उनमें हो सके, इसलिए? हाँ जी। जी डॉक्टर रंजन, क्या जानकारी देना चाहेंगे अगर बढ़वार की हम बात करते हैं, किस तरीके से? क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो किसान यही चाहता है कि कोई दवाई ऐसी हो जिसका सीधे तौर पर छिड़काव हम कर दें और फिर अच्छी बढ़वार हमें मिल जाए। किसान भाई को यह बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है उनका। अक्सर किसान भाई जब दुकान जाते हैं तो यही सवाल उनका दुकान वालों से होता है कि मुझे पौधा बढ़े, तुरंत मंजर आ जाए, तुरंत फल आ जाए, इस टाइप का कोई दवा दीजिए। जी। मैं किसान भाई से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो पहले उसकी बेसिक नीड जरूरत को पूरी करे पौधे को। उसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक साल 5 साल तक पौधे के उम्र के हिसाब से 20 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद, यानी अगर 1 साल का पौधा है तो 20 किलो, 2 साल का है तो 40 किलो के हिसाब से सड़ा हुआ गोबर खाद दीजिए। और प्रत्येक साल के हिसाब से आधा किलो करके आप यूरिया, आधा किलो करके डीएपी और आधा किलो करके पोटास, ये तीनों का मिश्रण मिला करके पौधे के जड़ के पास साल में 2 बार वो दीजिए। जी। कब देना है? ये इंपॉर्टेंट समय होता है जस्ट बरसात के पहले, यानी कि मई जून के आसपास में कुड़ाई करके दे दीजिए और एक अभी दिसंबर जनवरी के आसपास में कुड़ाई करके उसके जड़ के पास दे दीजिए और अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। ये क्रिया अगर पौधे में 2 बार करेंगे साल में तो पौधे में बहुत ही अच्छा वृद्धि विकास होगा, फलन भी बहुत ही अच्छी होगी। और जहां तक ऊपर से न्यूट्रिशन देने की बात है, पोषक तत्व देने की बात है, तो सी वीड्स करके, सागरिका करके पदार्थ आता है जो सी वीड, समुद्र के जलीय पदार्थ का एक्सट्रैक्ट है, उसका छिड़काव पौधे के ऊपर करें तो पौधा बहुत ही हरा भरा होगा और फ्रूटिंग भी है, फलन भी इतना अच्छी आएगी। चलिए, बिल्कुल। एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, हमारा सवाल ये है सर, हमारे जो आम आते हैं उसके बाद सर उसको उस पर बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं सर, बहुत महीन मतलब उसको लेंस से देखना पड़ता है जी। वो सर दौड़ते हैं और वो ऊपर खरोचे बन जाती हैं आम पर जी। उसको यहाँ पर देहाती भाषा में सर रूजी कीट बोलते हैं जी। तो उसकी सर रोकथाम के लिए सर वो बौर से ही शुरू हो जाता है, जैसे बौर में दाना बैठने लगता है। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर रंजन, कौन सा कीट और क्या इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं? किसान भाई को जब मैंने 2 दवा का कॉम्बिनेशन बताया था अभी, जो 15-15 दिन का अंतराल पर छिड़काव करना, अगर उसका नियमित छिड़काव करेंगे पहले ये समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर वो छिड़काव नहीं कर पाया, वो मंजर लगने के बाद जब मटर के आकार के दाने का हो जाए तब छिड़काव करना है। किसान भाई को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मंजर निकलने के बाद कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना है जब तक कि मटर के आकार का दाने का दवा वो आम ना हो जाए। जब मटर के आकार का दाने का आम हो जाए उस वक्त किसान भाई को एक और दवा का छिड़काव करना है, जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उसको किसान भाई नोट कर लें। एसीफेट की 1 ग्राम प्रति 2 लीटर वाटर और 4 ग्राम हेक्सागोनाजोल 2 लीटर पानी में मिला करके उस पौधे के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं तो ये जो समस्या उनके आम में आ रही है वो समस्या नहीं आएगी और आम उनका स्वस्थ उत्पादन, अच्छा उत्पादन होगा आम का।
जी, अच्छा उत्पादन देखिए आपको मिल सकेगा आम का, और बेहतर उत्पादन के लिए ना सिर्फ आपको ये सावधानी रखनी होगी बल्कि जो सिंचाई है वो भी आवश्यक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, अगर देखा जाए हमारे यहाँ अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है और उसी हिसाब से हर मिट्टी की जल धारण एक क्षमता रहती है। इसकी जानकारी कैसे किसानों को, और कितना लाभ इसकी अगर जानकारी किसानों के पास है तो? हाँ बिल्कुल, वैसे तो हर किसान अपनी मिट्टी को अच्छी तरीके से पहचानता है, लेकिन मिट्टी के 3 घटक जो हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों हैं, यही निर्धारित करते हैं कि मृदा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है या किस प्रकार की मृदा है। अगर साधारण शब्दों में देखें, अगर बालू ज़्यादा है तो हम उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। अगर उसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा भी थोड़ी आ जाती है तो हम उसे बलुई दोमट मिट्टी कहते हैं या दोमट मिट्टी कहते हैं। और जिस प्रकार से अगर क्ले की मात्रा, यानी कि क्ले बहुत छोटे छोटे कणाकार होते हैं, अगर उनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो वे क्लेई सॉइल होती है। अब क्लेई सॉइल की जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, परंतु उसकी जल की प्रसरण की, यानी कि अवशोषण क्षमता या ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स कमजोर होते हैं, पुअर होते हैं। तो ऐसी मिट्टियों में पानी अगर लगाया आपने तो काफी समय तक ठहरा रह सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि तालाबों में जो मिट्टी जम जाती है नीचे, उसमें क्लेई ज्यादा फ्रैक्शन ज्यादा होता है तो तालाबों में पानी रुका रहता है। अगर आप तालाबों की आप तली छान दें या हटा दें तो पानी एकदम से नीचे चला जाता है। या जैसे हमारे इस पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या हरियाणा की, तो यहाँ की मिट्टी बलुई है। यहाँ की पानी की प्रसरण क्षमता अच्छी है और इनमें अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा एक सिंचाई की विधि इनके लिए होगी। और अगर वो फलों के बाग लगाते हैं तो उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अवश्य लगाएं। और अगर सब्जियां भी लगा रहे हैं तो आजकल सब्जियों में भी ना, क्योंकि सब्जियों में अधिक पानी का प्रयोग करते हैं किसान भाई, तो उसमें अगर ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो काफी कुछ बचत उसमें जल की भी करेंगे और उसके साथ साथ वो फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बारे में आगे आपसे मैं जानकारी लूंगा। जो नई तकनीक हम कह सकते हैं किसानों के लिए, फर्टिगेशन, और साथ ही साथ देखिए बचत जो है आपकी आर्थिक तौर पर भी होगी क्योंकि सरकार इसके लिए एक अच्छा अनुदान भी देती है। इस बारे में और जानकारी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और किस तरीके से जो हमारे किसान आम की बागवानी करते हैं वहाँ पर किस तरह की देखभाल आपको इन दिनों करनी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं पटना बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं सर, मुझे ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जी कुछ ऐसा है क्या कि जो हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे जी, तो वहाँ पर बराबर देखते थे खेत में जो पटवन जो होता है ना, फुहारा, उसको क्या नाम बोलते हैं तो जी बता सकते हैं आप? स्प्रिंकलर। हाँ जी, वही हम लोग को चाहिए था, तो कैसे उपलब्ध होगा इसी के बारे में जानकारी लेना था सर। जी, तो आप चाहते हैं कि उसको आप पटना बिहार में उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, अपने खेत में आप उपयोग करना चाहते हैं आप? जी हाँ, इससे हम लोग क्या डायरेक्ट पटवन जो होता है ना, नहरी क्षेत्र है ना जी, तो उससे ज्यादा क्षति होता है गेहूं का फसल वगैरह जी। उसका पटवन बहुत मतलब अच्छा होता है, हल्का पानी मिल जाता है और फसल ज्यादा होता है। बिल्कुल, देखिए यही आवश्यकता है आज के समय की और एक जागरूक किसान, इनको डॉक्टर मिश्रा हम कहेंगे कि जो सोच रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र में पानी की कमी और वहाँ पे फव्वारे का प्रयोग देख के आए हैं। तो आप अपने ज़िले के जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाएं और वहाँ पर एक वो कुछ फॉर्म वगैरह भराएंगे और कुछ आपको अपने परिचय पत्र वगैरह दिखाने होंगे। तो उस के बाद आपको आपके खेत की साइज़ के अनुसार चाहे तो ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसे भी आप आवश्यकता कहेंगे उस प्रकार की विधियां आपको, उस प्रकार के संसाधन आपको दिलाए जाएंगे और उसमें जो सरकारी जो सब्सिडी है वो भी आपको प्राप्त होगी। और ड्रिप में तो लगभग देखा जाए तो 90% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल, उसके साथ ही आप PMKSY जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके पास सारी जो जानकारी है वो निकल कर आ सकती है। और जैसा हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने आपको बताया कि आपके जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनसे आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। सरकार की तरफ से 75% से लेकर 90% का जो अनुदान है वो लगातार किसानों को दिया जा रहा है, जिससे इन पद्धतियों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ किसानों की लागत को कम करके मुनाफा जो है हमारे किसान ले सकें। डॉक्टर रंजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुनाफे की लगातार हम बात कर रहे हैं और कुछ सावधानियाँ तो आपने बता दी, लेकिन और किस तरीके से जो सावधानियां हैं वो हमारे किसान को और सफल बना सकती हैं, ना सिर्फ अभी के मौसम में बल्कि जिन किसानों ने अभी जो नई बाग लगाए हैं वहां पर पाले की समस्या से भी उन्हें बचना होता है, और किस तरीके की सावधानी वो अपनाएं? किसान भाई को चाहिए कि जैसा कि पाले की समस्या अभी बढ़ी हुई है तो किसान भाई को चाहिए कि हल्की सिंचाई पूरे बागीचे में करे, चाहे नए बाग हो या पुराने बाग हो जी। साथ साथ किसान भाई एक चीज और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बागीचे को हमेशा नियमित रूप से घूमे बागीचे में, क्योंकि पौधे में होने वाली बीमारियां पहले से बताती है कि अब हमें क्या लक्षण आने वाले, या बीमारी का प्रकोप होने वाला या कीड़े का प्रकोप होने वाला। तो शुरुआती अवस्था में अगर नियंत्रण किसान भाई कर लेते हैं तो उनका खर्च भी कम होगा और उनकी लागत भी कम होगी। दूसरी बात जो मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई, यानी शुरुआती अवस्था में बीमारी होने के पहले जो इलाज मैंने बताया है उसका अगर समय पर किसान भाई उपयोग करते हैं तो बहुत ही कम लागत में आम के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि अभी मंजर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पौधे में, लेकिन जैसे हमारे तापमान में वृद्धि होगी जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक से मंजर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसकी सारी प्रक्रिया अभी से चलती रहती है और कीड़े के जो अंडे होते हैं या लार्वा होते हैं वो भी मिट्टी में मौजूद रहते हैं। तो किसान भाई नियमित रूप से मिट्टी की जुताई जो मैंने की कर दे और हल्की सिंचाई करके पौधे की देखभाल करें। जी डॉक्टर रंजन, और कभी कभी हम देखते हैं जो किसान है वो आम के बागीचे में ही तने के पास जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है उसको चारों तरफ से बांध देते हैं, वो किस तरीके से सहायक रहती है? दो चीज में हमें दो प्रक्रिया करनी चाहिए किसान भाई को। एक तो जिसके जहाँ मिलीबग की समस्या या लाल चींटे की समस्या बहुत ज्यादा है उनके खेत में, यह हमेशा होती हर साल आती है,
तो किसान भाई क्या करें, खेत में तना में 10 सेंटीमीटर ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी बांध दें, और पन्नी बांधने से, या अगर उनके पास प्लास्टिक पन्नी उपलब्ध ना हो तो पुराना जला हुआ मोबिल को लेप ही लगा दें, तो नीचे से जो कीड़े ऊपर की ओर जाते हैं वो चिपक जाएंगे और ऊपर जाकर के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले ये चीज कर सकते हैं जी। दूसरा ये कर सकते हैं कि पूरे जुताई के बाद खेत में नीला होता है जिसको लोग बोलते हैं, तुतिया के नाम से भी जाना जाता है, उसका लेप तना में नीचे से लगा दें। और उसको लगाने का तरीका ये होता है कि उसमें एक भाग तुतिया, एक भाग चूना को उसके साथ साथ नुवान को मिला करके पूरे लेप लगा दें। इससे भी क्या होता है, फफूंदनाशक और कीटनाशक का कार्य करता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऊपर क्यों नहीं जा पाते, जो कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में बहुत ही उपयोगी है पौधे के लिए। तो देखिए, इस तरीके से भी आप कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक यही कि आप लगातार अपना जो बाग है उसकी निगरानी करते रहें, जैसा डॉक्टर सिंह हमें लगातार यहाँ बता रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मिश्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, फर्टिगेशन का आपने जिक्र किया था, बीच में हमें तब रुकना पड़ा था, लेकिन मैं चाहूँगा इस बारे में और विस्तार से आप हमें बताएं, और किसानों की लागत को कम करने के लिए जो फर्टिगेशन जैसी तकनीक है कितनी ज़रूरी है आज के समय में अपनानी। बिल्कुल, मेरा ख्याल है फर्टिगेशन प्रिसीजन फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की एक तकनीकी है, जिसके तहत जैसे आपने देखा होगा कि पहले किसान भाई जो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से फर्टिलाइज़र खेत में छींटते रहते थे, जो उसमें से बहुत सारा हिस्सा बेकार चला जाता था और पौधों को उसकी बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती थी। तो अब आवश्यकता यह है, क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत महंगे हैं, तो आवश्यकता यह है कि पौधों को जहाँ जड़ क्षेत्र है उनका, वहीं पर वो फर्टिलाइज़र प्रिसाइजली उसी स्थान पर लगाया जाए जहाँ से पौधे उनका शोषण कर सकते हैं जी। तो और अब ये जो नई जो तकनीकी सिंचाई की आई है जिसमें ड्रिप है, तो उसमें ही फर्टिगेशन के द्वारा फर्टिलाइजर और पानी दोनों एक साथ ही पौधों को दिया जा सकता है जी। तो इसमें अभी तक जो है लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, और जो संस्तुत जो डोज है उसको आप किसान भाई अपने सिंचाई के माध्यम से पौधों में दे सकते हैं जी, जिससे उनकी एक तो जो है ये फर्टिलाइजर की मात्रा बहुत कम लगेगी और दूसरे फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त जो पहले फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भेज दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, वो धीरे धीरे लीच होकर के नीचे खेत की परतों में नीचे होते होते और ग्राउंड वाटर तक को चला जाता था और सरफेस वाटर को भी पोल्यूट कर देता था। तो अब अगर आप कम मात्रा लगाएंगे और जितनी आवश्यकता है उतनी लगाएंगे, तो न केवल आपको अपने पैसे की बचत होगी, लाभ में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरण के जो दुष्प्रभाव हो रहे थे एक्सेस फर्टिलाइजर लगाने के, उनसे भी बचत हो जाएगी। और कुल मिलाकर के ये सारा एक विन विन सिचुएशन हमारे किसान भाइयों के सामने आती है। बिल्कुल विन विन सिचुएशन, यानी देखिए किस तरीके से। और आज के समय में तो हम नैनो फर्टिलाइजर की बात करते हैं जिसके जरिए और फायदा किसानों को हो। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ सर मिल रहे हैं जी। भूपेंद्र जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर हमारे योजना से लाभ सकते हैं क्या? कैसे आपको लाभ मिल सकता है सिंचाई योजना से, ये आप जानना चाह रहे हैं? सर ये पीएम योजना हमको लाभ कैसे मिल सके? जी, आप कौन सी फसल की खेती करते हैं भूपेंद्र जी? हाँ जी सर, रबी की फसल है। रबी की फसल ज़्यादा तौर पर, क्योंकि मुख्य फसलों में देखी जाए तो ना सिर्फ हमारे किसान जो हैं गेहूं की भी खेती करते हैं, सरसों भी करते हैं। जी, करौली राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाहें कि किसान को क्या फायदा इसके जरिए मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, सिंचाई के जल की बचत तो संभव है ही, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि फर्टिलाइजर भी कम मात्रा में लगेगा और प्रिसाइज एप्लीकेशन होगा। और आपको एक और बात है, जब आप सरफेस इरिगेशन से सिंचाई देते हैं तो किसान को फावड़ा लेके खेत में खड़ा रहना पड़ता है, और खेत को समतल करने में भी खर्चा करना पड़ता है। बहुत पहले आपने लेजर लेवलिंग की बात की थी, उसमें भी उसका जो होने वाला खर्च है वो भी बचत कर सकते हैं किसान भाई, क्योंकि जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये प्रेशर से चलते हैं, यानी दबाव से, ये दबाव युक्त सिंचाइयां हैं। तो आपको खेत अगर ऊंचा नीचा भी है, आपने बाग लगा रखा है और कई लेवल में अगर खेत है, तो ऐसी किसी स्थिति में भी आप इस सिंचाई का पूरा लाभ ले सकते हैं। और किसान भाइयों को अपने मतलब खेत में घुस के पैरों को भी गंदा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कभी जो है बिजली रात में आती है, कभी दिन में आती है, तो उन सारे जोखिमों से भी बचाव हो सकता है कि आप अपने और कम समय में बहुत, जैसे आप अगर इसमें देखें तो आप ज्यादा बार सिंचाई करते हैं लेकिन कम मात्रा में। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है लेकिन अमाउंट कम लगता है। और तो
हाँ, अब तो क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि रिमोट के जरिए जो किसान है, जी हाँ बिल्कुल, अब दूर से ही जो है फवारा विधि की बात की जाए, टपक विधि की बात करें, इसको बस ऑन कर देते हैं और अब नई ऑटोमेटिक सिंचाई विधियां भी आ रही हैं जो हमारे देश में किसान भाई धीरे धीरे इनको मिल जाएगी आने वाले समय में। तो अब विज्ञान का युग है, तो इसमें किसान भाइयों को बटन दबाने से अपने मोबाइल से ही अपने खेत की पूरी सिंचाई करने की ये तकनीकियां आने वाले दिनों में प्राप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो देखिए जोखिम जो है काफी हद तक कम होंगे। बिल्कुल, और खासतौर से अनावश्यक रूप से जो दूसरे किसान हैं उनके खेत में भी कभी कभी जो पानी जाता था, उस तरह के जो विवाद हो जाते हैं, वो भी देखिए इसकी वजह से अब कम हो पा रहे हैं, क्योंकि अब एक संतुलित मात्रा में जो पानी है, सिंचाई है, वो की जाती है और उतनी ही उसी के बाद हम कह सकते हैं जो फसल है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है, उत्पादन भी बढ़ता है, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही डॉक्टर रंजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो नए किसान जो हैं कैसे बाघ को पाले से बचा सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से जो कीट का आक्रमण है वो अगर बाघ में नजर आ रहा है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? पहले के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अगर कीट नजर आ रहे हैं तब किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं जिससे जो फलन है वो खराब ना हो? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मुकुल जी। देखिए, अगर मंजर निकलने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है तो उसका उपाय है, अगर मंजर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तब किसान भाई को कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है जी। अगर मंजर निकलने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है तो किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा कि वो इमीडिएट तुरंत अभी करके इमिडाक्लोपीड और सल्फेक्स दोनों का मिश्रण 15 लीटर पानी में 5 ml इमिडाक्लोपीड और 30 ग्राम सल्फेक्स मिला करके छिड़काव कर दें जी। तो उससे कीड़े मकोड़े का प्राइमरी नियंत्रण हो जाएगा। साथ साथ किसान भाई एक चीज और कर सकते हैं कि पूरे बाग में किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से 6 पीस इजोनॉल फेरोमोन ट्रैप का आता है, फेरोमोन ट्रैप इजोनॉल का, उसका डब्बा आता है जो 4 से 5 फीट ऊंचाई के ऊपर पौधे में वो किसान भाई टांग दे। इससे भी बहुत सारे कीड़े उसके जो मेल होते हैं अट्रैक्ट होकर के मर जाते हैं और हमारी संख्या, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ती है। इसका भी इस्तेमाल वो जैविक रूप में वो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी काफी लाभकारी, बहुत लाभकारी है जी। साथ साथ किसान भाई को मैं ये बताना चाहूंगा, जिन किसान भाई के पास, जैसे बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनके पास दवा की उपलब्धता आसपास नहीं होगी, तो किसान भाई एक उपचार और कर सकते हैं। एक 10 पर्णी नाम की जैविक दवा वो बना सकते हैं जो बहुत अच्छी कीटनाशक है। ऐसे 10 पत्ते जिसको जानवर नहीं खाते हैं जी, उसको गाय के यूरिन में, गाय के पेशाब में डुबा कर 5 लीटर गाय यूरिन में 4 से 5 केजी सारे पत्तों को मिलाकर उसमें डाल दें और 4 से 5 दिन तक रखने के बाद जब इसका अर्क निकल जाता है, यानी पत्ते को निकालने के बाद जो पानी बचता है, ये हमारा दवा हो गया जी। इस दवा के एक भाग और उसका 10 गुना पानी मिलाकर, यानी 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये दवा मिलाकर रेगुलर अंतराल पर छिड़काव करते रहे, कोई भी कीड़ा मकोड़ा पौधे में नहीं लगने जा रहा है। तो ये तो प्राकृतिक उपचार हम मान सकते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं जीरो बजट फार्मिंग के लिए काफी लाभकारी भी, और जो बाकी किसान हैं उनके लिए भी देखिए किस तरीके से लागत को ये सीधे तौर पर कम करता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं सुनील जी? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत मतलब अपन को पाइप उठाना है तो कैसे, क्या करना पड़ेगा? चलिए, जानना चाह रहे हैं कैसे आवेदन होगा और क्या इनको लाभ इसके जरिए मिल पाएगा? डॉक्टर साहब, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी होती है। छूट है जी? हाँ, अभी मेरा ख्याल है प्रोग्राम में पहले हमने छूट के बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन आप अगर आप बाग लगाना चाहते हैं तो जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आपको जाना होगा, और यदि आप जो फील्ड क्रॉप्स हैं यानी कि फसलों में सिंचाई की नवीन विधियां अपनाना चाहते हैं तो जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाकर आपको कुछ आवेदन देना होगा, और अपने परिचय पत्र की कुछ परिचय के लिए कई चीज़ें आपको जो बताई गई हैं उनको लेके साथ में जाना पड़ेगा, जिसमें कि बैंक का पासबुक है, आपका आधार कार्ड है और वोटर कार्ड वगैरह भी है। तो इनको लेके जाएंगे और बहुत साधारण सी प्रक्रिया है आवेदन करने की। उस आवेदन की प्रक्रिया करने के बाद जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय से मेरा ख्याल है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर पहले से कोई चल रहा है कोई कार्यक्रम जिसमें कुछ लोगों की लाइन लगी हुई, तो जब आपका नंबर आएगा तो उस आधार पे आपको आपके खेत के साइज के अनुसार निर्धारित कैपेसिटी का सिस्टम प्रदान किया जाएगा। और जैसा अभी हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इसमें किसान को 5 हेक्टेयर तक की खेती के लिए जो है सिंचाई के साधनों का प्रावधान किया गया है जी।
और वैसे तो स्मॉल फार्मर्स के लिए 55% और बिग फार्मर्स के लिए 45 यानी 45% अनुदान की व्यवस्था है। लेकिन विभिन्न प्रकार से देखा जाए तो किसानों को लगभग 75 से 90% विभिन्न राज्यों में अलग अलग है और हिमालयी क्षेत्र के किसानों को लगभग 90% तक का अनुदान देय है। तो इसके लिए किसानों को बहुत ही कम अपना अंशदान करना पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से बचत जो है वो हो सकती है। आर्थिक मदद सरकार द्वारा की जा रही है और एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कोशिश करती हैं ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। मुकुल जी, इसमें एक बात और भी बताने की है कि अभी तक की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जो हमारी चर्चा हुई है वो सिर्फ ये उन्नत सिंचाई की विधियों के बारे में हुई, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य बहुत व्यापक है जी, जिसमें 3 मंत्रालयों की बड़ी बड़ी जो स्कीम थी उनको एक में समाहित किया गया जी। है। इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं पहले। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो, कटनी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं जी। हेलो, संपर्क फिलहाल हमारा इनसे नहीं हो पा रहा है जी। डॉक्टर मिश्रा आप बता रहे थे कि महत्वपूर्ण योजना है जिसका समावेश इसमें हमें नजर आता है जी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो लैंड रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, तो उनकी जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो था, जिसमें पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करना, रिनोवेट करना और बंदी डालना या सॉइल कंजर्वेशन के जो काम करना या रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नए खोदना या नए बनाना, इन सभी कार्यों के लिए भी अनुदान की व्यवस्था है। यानी कि खेत तालाब बनाने के लिए भी अनुदान की व्यवस्था है। लगभग अगर देखा जाए तो 15 मीटर बाई 20 मीटर का एक तालाब अगर किसान खोदते हैं जिसकी आवश्यकता 2 तरीके से पड़ सकती है। यानी कि जब आप स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप लगाएंगे तो आपको एश्योर्ड वाटर की जरूरत पड़ेगी, वाटर स्टोर्ड रहना चाहिए। नहीं तो सिस्टम जब एयर ले लेगा या चोक हो जाएगा या किस तरीके की समस्या आ जाएगी, तो उसके लिए भी। और अगर आपको वर्षा जल संग्रहण करना है तो भी आपको तालाब की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनके लिए भी सरकारी प्रोविजन है और ये PMKSY में ही कवर हुआ है। तो इस योजना के तहत देखिए और भी कितने लाभ जो हैं आपको मिल सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? जसबीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, तो मैं आम के बाग के बारे में पूछ रहा था जी। जो सिंचाई वाला खेत है, मतलब नमी वाला जी, तो नमी वाले खेत में आम का बाग लग सकता है? देखिए अभी जी, डॉक्टर रंजन क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? उसमें आम का बाग लग जाएगा? मैं जानना चाहता था, क्लियर सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। ये बता रहे हैं जो इनका खेत है उसमें नमी की मात्रा शायद ज्यादा रहती है, और ऐसी स्थिति क्या अनुकूल हम मान सकते हैं आम के बाग लगाने के लिए? बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी आता है या नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। उस क्षेत्र में अगर वो बाग लगाना चाहते हैं तो किसान भाई को चाहिए होगा कि मिट्टी का ऊंचा ढेर बना करके उसके ऊपर प्लांट लगाए, ताकि पानी उसको डायरेक्ट उसके जड़ को ना लगे, क्योंकि डायरेक्ट जल का जमा होगा तो पौधे का वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। तो उस केस में वो नमी वाले क्षेत्र में भी ऊंचा ढेर लगा के पौधे को लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या विकल्प आपके पास, और इसके साथ ही जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने भी हमें बताया कि ना सिर्फ आपके लिए जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं, बल्कि अगर आप तालाब का निर्माण भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी विकल्प आपके पास है। आवश्यकता है सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ाने की। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी।
पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको जानकारी हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसके साथ ही हमारे जो किसान आम की बागवानी करते हैं वहाँ अगर मंजर निकलने से पहले और किस तरह की सावधानियां कृषि कार्य जो है आप कर सकते हैं जिससे फलन आपको अच्छा मिले, उत्पादन आपका अच्छा हो सके। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं भागलपुर बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं मिथिलेश जी? सवाल पूछ सकते हैं आप। सर हम जो आम का पौधा लगाए लेकिन उसमें आम का सर पौधा लगाए लेकिन उसका पत्ता बार बार झड़ जाता है, तो उसमें कीड़े की वजह से आपको लग रहा है जो पत्ता है वो गिर जाता, झड़ जाता है? कीड़े की वजह से। जी, कितना समय हो चुका है अभी? उसको 5 साल। 5 साल हो चुका है। तो लगातार हर साल इस तरह की समस्या बनी रहती है, इस बार ही आप ज्यादा देख पा रहे हैं? इस बार ही ज्यादा देख रहे हैं। तो कोई कीट आपको नजर आता है उस पे? कीट नजर नहीं आता है। जी, डॉक्टर रंजन कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे आप इनसे या कुछ लक्षण आपको नजर आ रहे हैं? ये इस क्षेत्र में भागलपुर के रीजन जो गंगा के किनारे का जो बेल्ट है ना, इसमें थोड़ी समस्या इस साल ज्यादा आई हुई है जी। इसके लिए हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन जो पूरे क्षेत्र में प्रचार भी किया है, पूरे मैसेज भी दिया है। पूरे क्षेत्र में अभी क्या हो रहा है ना कि पूरे क्षेत्र में लाही टाइप का कीड़ा पतला पतला पूरे प्लांट्स के ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया किसान भाई को, जितने भी किसान भाई भागलपुर क्षेत्र के हैं, कि इमिडाक्लोप्रिड का 2 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में स्प्रे करें, घोल बना करके उसका स्प्रे करें, लेकिन स्प्रे 3 बार लगातार करें 15-15 दिन के अंतराल पे। जी। अक्सर किसान भाई क्या होता है एक बार स्प्रे करके छोड़ देते तो उसका क्या होता है कीड़ा कुछ तो नियंत्रित होता है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं फिर दोबारा आ जाता है। तो किसान भाई को हम लोगों ने सजेस्ट किया कि 3 बार उसका छिड़काव करें। अगर गौमूत्र का वो नियमित रूप से छिड़काव करेंगे तो भी उनको ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मौसम में जो बदलाव हो रहा है इसी कारण ये पूरा बेल्ट अभी इफेक्टेड है, जो थोड़ा सा हल्के से नियंत्रण से कंट्रोल हो जाएगा। जी, बहुत मेजर चैलेंज है क्षेत्र की। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर मिश्रा आप हमें बता रहे थे कि कैसे तालाबों के निर्माणों की बात की जाए, क्योंकि एक उद्देश्य ये भी रहा कि खेत का पानी खेत में, जिसके तहत जो किसान है अगर बारिश का पानी भी इकट्ठा कर पाते हैं, एकत्र कर पाते हैं, तो इसके जरिए भी अपनी लागत को बचा पाएंगे। फिर चाहे चेक डैम की हम बात करें या तालाब निर्माण की बात करें।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब 4 महीने बरसात के होते हैं उस समय अगर किसान भाई ध्यान दें तो अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की प्रविधियां लगा करके वो अपने खेत में मिलने वाले जल को उसी स्थान पर संग्रहित कर सकते हैं या खेत की निचली परतों के द्वारा परिश्रमण करा करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में सहयोग दे सकते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से यदि हर किसान अपने खेत में इस प्रकार की प्रविधि लगाता है तो उस पूरे क्षेत्र का ग्राउंड वाटर भी एक समृद्ध होगा। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि ट्यूबवेलों का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है और लगभग देश की 65% सिंचित भूमि जो है ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेटेड हुई है। लेकिन एक तरफ तो हम जल का सिर्फ दोहा नहीं कर रहे हैं, रिचार्ज के बारे में बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं है और जो हमारी पारंपरिक जल संग्रहण संरचनाएं थी उनको भी हम भूलते गए क्योंकि हमें बटन दबाते ही पानी मिलने लगा। जी बिल्कुल। तो जो पानी तालाबों में एकत्रित होता था वो धीरे धीरे करके रिस करके ग्राउंड वाटर को परिपूरित करता था, जो अब नहीं हो पा रहा है। जी। तो इसमें इस परियोजना के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है कि जो हमारे पारंपरिक तालाब थे उनका भी पुनर्निर्माण किया जाए, टूट गए हैं, फट गए हैं तो उनको सुधारा जाए। कुछ नई संरचनाओं के भी उनके स्थान की ये देख करके कि कहाँ पर ज्यादा उचित होगा उनको लगाने के लिए इसमें अनुदान का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैं कह रहा था कि हर खेत में एक तालाब, खेत तालाब जो परियोजना है उसके तहत और बल्कि नहरी क्षेत्रों में भी अगर देखें तो बैलेंसिंग रिजर्वायर का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि खुला पानी देने के बजाय किसान अपने खेत में एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बना सकते हैं। जब नहर चलती हो तब उसमें पानी भर सकते हैं और फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से दक्षतापूर्ण सिंचाई कर दें तो एक तरफ तो हमारी जल की बचत हो जाएगी, जो जल बहुतों को नहीं मिल पा रहा या हमारे बहुत सारे क्षेत्र असिंचित रह जाते हैं तो वो जल उनको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, एक संतुलन इस तरीके से हम बना सकते हैं और इसी के जरिए जो भूजल स्तर है उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी अनिल जी। जी अनिल जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना दोबारा। अनिल जी, आपका जो आवाज है वो सही से हमें नहीं मिल पा रही है, कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें, बेहतर होगा। कोशिश हम कर रहे हैं। जी सर, एक आम का बगीचा 1 एकड़ का जी, जिसमें सारे पौधा फल देता है, एक पौधा नहीं फल देता है। 30-35 साल का बगीचा हो गया है, 30-35 वर्ष पुराना है और अब वो फल नहीं देता है। केवल एक रेजरा और सब पे देते हैं पौधा। तो किसी भी वर्ष उस पे फल नहीं आए? आप ये स्थिति आ गई? नहीं, केवल 1 साल आया था सर, 1 वर्ष में, सिर्फ 1 वर्ष। जी, उसके बाद नहीं दिया। जी डॉक्टर रंजन, क्या कहना चाहेंगे? इस केस में यहाँ से बताना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए उनको चाहिए कि अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें, वो जा करके वहाँ देखेंगे, क्योंकि ऐसे नॉर्मली पौधे में फलन नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। लेकिन 1 साल आने के बाद अभी तक नहीं आई तो एक बार अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें तो वो जाकर विजिट कर देंगे तो सही इलाज बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बताना बहुत मुश्किल है उस चीज का। जी बिल्कुल, तभी बेहतर स्थिति जो है देखिए और सामने आ सकती है और उसका समाधान भी हो सकता है। फिलहाल डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, साथ ही डॉक्टर मिश्रा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ इस योजना के तहत हम पानी की बचत का संदेश देते हैं, किसानों की लागत को बचाने का संदेश हम दे रहे हैं और खासतौर से प्राकृतिक संसाधनों को देखा जाए या पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में जो किसान हैं उनको इतनी जागरूकता हम देखते हैं थोड़ी सी कम नज़र आती है, कैसे इसको और हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, किसान भाई वैसे तो जागरूक हैं ही, लेकिन थोड़ी सी उनको हिचक है। नई तकनीकी को अपनाने में थोड़े किसान भाई हिचक रहे हैं। लेकिन जब आपने मोबाइल उठा लिया है और मोबाइल से सारा कार्य होने लगा है, बहुत सारे किसान भाई अंग्रेजी में भी मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। और जहां तक इसका सवाल है कि अब बहुत सारे ट्रेंड मैन पावर भी हमारे देश में उपलब्ध है जो किसानों को ये बता सकता है कि सिस्टम को किस प्रकार रखना है, किस प्रकार से चलाना है। और फसलों की जो जल मांग है उसके आधार पर सिंचाई करने से, मैं आपको बताऊं कि जहां पे किसान 6-6 सिंचाई देकर के गेहूं उत्पादन कर रहे हैं या गन्ने में 10-10, 15-15 सिंचाई दे रहे हैं, आप बहुत हद तक जल की मात्रा का जो है
बहुत कंट्रोल कर सकते हैं जी। यहाँ तक कि राइस में भी अगर देखा जाए तो राइस में भी जो खेत में पानी भर करके बहुत जबरदस्त पानी दे करके तब राइस पैदा करते हैं, उतनी आवश्यकता है ही नहीं जी। अभी मैं समझता हूँ कि किसानों को थोड़ा और भी कुछ प्रशिक्षण वगैरह देने की आवश्यकता है। वैसे हमारे केंद्र में पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण किए गए हैं, लेकिन जल प्रौद्योगिकी केंद्र इस पे सतत प्रयासशील है और हमने परियोजनाएं भी चलाई हैं और आगे भी प्रशिक्षण होते ही रहते हैं। तो किसान भाइयों को प्रशिक्षण के और प्रदर्शन के माध्यम से मैं समझता हूं कि इन सारी तकनीकों की जानकारी दी जा सकती है और इनके मन में जो एक थोड़ी सी जो धारणा है जिसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते या नई तकनीकी को लेना नहीं चाहते, ये लगता है कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, थोड़ा डर है, उस डर के ऊपर काबू करना है। चलिए उससे एक कदम और आगे आपको निकल कर आना होगा। हमारे किसान हर बार इसको करते भी हैं, लगातार मेहनत करते हैं। फिलहाल डॉक्टर ए के मिश्रा, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद किसान भाइयों को, नमस्कार। तो जाना आज आपने न सिर्फ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और साथ ही जो किसान आम की बागवानी करते हैं किस तरह की देखभाल की अभी आवश्यकता है। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार कर सकें। कल बात करेंगे गन्ने की खेती, किस्में और बीज उपचार के बारे में, और साथ ही बात होगी बेर के फलों को मधुमक्खी से कैसे बचाएं। कल के विषय आपने जाने, इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव है वो हमें लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना है हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हैं, इस पे भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, आप ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब पेज पर, जहां पर आपको ये सारी जानकारी अब किसी भी समय कभी भी उपलब्ध होगी। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।